इस वीडियो में मैं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के शांति शिक्षा एवं सतत विकास प्रश्न पत्र जो कि वर्ष 2016 में पूछा गया था हल करने जा रहा हूं। यदि आप चतुर्थ सेमेस्टर के अन्य विषयों के प्रश्न पत्रों का हल देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। पहला प्रश्न पूछा गया था शांति शिक्षा के लिए आवश्यक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है। अब एक उदाहरण के तौर पे समझिए, पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता। मान लीजिए कि अगर गणित के विषय की कक्षा में कोई बालक किसी दूसरे बालक से अपशब्द बोल देता है तो वहां पर टीचर की भूमिका होगी कि वह उसको तुरंत नैतिकता की शिक्षा उसी कक्षा में दे, ना कि शिक्षक ये बोलेगा कि आपके हिंदी वाले सर या फिर संस्कृत वाले सर आएंगे तब आपको इसके बारे में बताएंगे। नहीं, अगर बालक कोई गलती करता है तो अध्यापक की जिम्मेदारी होती है कि उसी समय उसकी गलती को सुधार दिया जाए। यानी कि शांति शिक्षा प्रत्येक विषय के कक्षा में दी जा सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न था बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए, पहला है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा द्वारा, दूसरा नैतिकता का पाठ पढ़ा करके, और तीसरा सद्गुणों के विकास से, और चौथा है उच्च कोटि की प्रार्थना करा करके। यहाँ पर देखेंगे बी और सी ऑप्शन में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन सबसे सटीक उत्तर जो होगा वह सद्गुणों के विकास से बच्चों में सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए जो सद्गुण होते हैं यानी कि अच्छे गुण होते हैं उसमें नैतिकता कहीं ना कहीं शामिल होती है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सद्गुण एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जबकि नैतिकता उसी का एक पार्ट है। तो जब किसी बालक में सद्गुण विकसित हो जाएंगे यानी उसमें नैतिकता का भाव भी आ चुका है, यानी कि सुयोग्य नागरिक कब होगा, जब उसमें सभी गुण, सभी अच्छे गुण उसमें विकसित हो जाएंगे तो वह एक अच्छा नागरिक बन जाएगा। यानी कि दूसरे का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न पूछा गया था योग दर्शन के प्रणेता हैं, इसका सही उत्तर होगा तीसरे का ऑप्शन नंबर ए पतंजलि। चौथा प्रश्न था शांति के लिए शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों, दृष्टिकोण और कौशलों के पोषण पर बल देती है जो सामंजस्य बैठाने के लिए आवश्यक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रकृति और मानव जगत के बीच, क्योंकि ये सामंजस्य सबसे ज़्यादा जरूरी है क्योंकि मानव जो भी एक्शन करता है उसका रिएक्शन प्रकृति के द्वारा उस पर दिखाई देता है। तो निश्चित तौर पर प्रकृति और मानव जगत के बीच में एक सामंजस्य होगा, तभी एक तरीके से शांति स्थापित की जा सकती है पूरे विश्व में। पांचवा प्रश्न था विश्व भारती की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर ने। बढ़ते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों की तरफ। छठा प्रश्न पूछा गया था विद्यालय पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा क्यों आवश्यक है। तो जब छात्र विद्यालय पाठ्यक्रम कंप्लीट करके व्यवहारिक जीवन में प्रवेश करता है तो उसको विभिन्न कुरीतियों का सामना करना पड़ता है जो कि समाज में व्याप्त होती हैं, तो वह उसका विरोध जरूर करेगा लेकिन अहिंसात्मक तौर पे। तो शांति शिक्षा इसीलिए आवश्यक है कि समाज के साथ एक सामंजस्य बिठा पाए और अहिंसात्मक तौर पे वह समाज में व्याप्त कुरीतियों का भी विरोध कर सके। तो इसका उत्तर आप लोग लिख सकते हैं कि शांति शिक्षा इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके अभाव में बालक शांति शिक्षा की अवधारणा, इसकी आवश्यकता एवं महत्व से परिचित नहीं हो पाता है। सातवां प्रश्न पूछा गया था आपके मतानुसार शांति के प्रमुख घटक कौन से हैं। प्रमुख घटक का मतलब ये हुआ कि कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिसके आधार पर आप शांति समाज में फैला सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि शांति के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, संतोष, त्याग एवं बलिदान। आठवां प्रश्न था अहिंसा मूलक समाज की प्रमुख विशेषता क्या है। तो अहिंसा मूलक समाज की प्रमुख विशेषता है कि किसी भी परिस्थिति में ये अहिंसा मूलक समाज हिंसा का सहारा नहीं लेते हैं। आप लोग को विशेष रूप से ध्यान ये देना है कि अति लघुत्तरीय प्रश्नों के जवाब में आपको टू द पॉइंट लिखना है। भले ही आपको 30 शब्दों की बाध्यता होती है लेकिन वह अधिकतम 30 शब्द हैं। अगर आपका उत्तर 10 शब्दों में भी कंप्लीट हो जाता है तो आपको 10 में ही उत्तर देना होगा, क्योंकि सटीक आपका उत्तर होना चाहिए। आप एग्जामिनर को ये ना लगे कि आप उसको शब्दों के फेर में घुमा रहे हैं। नौवां प्रश्न पूछा गया था उन कारणों को बताइए जो किशोरावस्था में हिंसा के रूप में प्रकट होते हैं। तो किशोरावस्था की जो आयु सीमा होती है वह 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष के बीच में होती है। इस समय छात्रों और एक तरीके से देखा जाए बच्चों में बहुत से शारीरिक परिवर्तन होते हैं, तो उससे एक शारीरिक परिवर्तन भी हिंसा का रूप धारण कर लेता है। इसके अलावा पारिवारिक कारण, भौतिक वंशानुक्रम और साथ में साथ समाज में सामंजस्य ना बैठा पाने की वजह और परिवार की आर्थिक स्थिति और मानसिक अयोग्यता, ये सभी प्रमुख कारण हैं जो कि किशोरावस्था में हिंसा के रूप में
प्रकट होते हैं। 10वां प्रश्न पूछा गया था, साइबर बुलिंग का क्या अर्थ है? इंटरनेट पर किसी व्यक्ति को गलत भाषा का प्रयोग करते हुए या फिर गलत तस्वीरों और धमकियों के माध्यम से उसको डराना, धमकाना या फिर गलत तरीके से उसको टॉर्चर करना या फिर गलत दिशा में उसको भटकाना, ये सभी साइबर बुलिंग के अंतर्गत आते हैं। 11वां प्रश्न पूछा गया था, अष्टांग योग किसे कहते हैं? तो पतंजलि ने योग के सभी विधाओं को 8 भागों में विभाजित किया था। इन्हीं 8 जो भाग हैं उसको मिला करके अष्टांग योग कहा जाता है और ये सभी 8 अंग थे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों की। 12वां प्रश्न पूछा गया था, शांति शिक्षा की अवधारणा बताइए, शांति के लिए शिक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। शांति शिक्षा शिक्षा के माध्यम से छात्र के अंदर सद्गुणों का विकसित करना है ताकि वह जब व्यवहारिक जीवन में प्रवेश करे तो आपस में विद्वेष, हिंसा और अवांछनीय घटनाएं जो उसके अंदर नकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करती है उसको ना हो करके सकारात्मक विचारों को उसके अंदर उद्वेलित करे, जैसे कि सह अस्तित्व, सहयोग की भावना, सहिष्णुता की भावना, सदाचार और परस्पर सौहार्द जैसे सद्गुण उसके अंदर विकसित हों ताकि जब वह समाज में निकले तो समाज के प्रति अपना समायोजन पूरी तरीके से सुनिश्चित कर सके। अब दोस्त, शांति के लिए शिक्षा की आवश्यकता क्यों होती है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सामाजिक दृष्टिकोण से, जैसे कि आप पढ़ करके जब समाज में जाएंगे तो समाज का एक हिस्सा होंगे और आप ही एक तरीके से यूनिट होते हैं, इकाई होते हैं किसी भी समाज का या फिर समुदाय का। तो आप जैसा व्यवहार करेंगे या फिर जैसा समायोजन करेंगे वह पूरे समाज पर एक तरीके से अपना छाप छोड़ती है। तो एज ए यूनिट आप किस तरीके से व्यवहार करते हैं, इसलिए आपके अंदर शांति शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि आप दूसरे समाज के लोगों को प्रभावित करें अपने सद्गुणों से। इसके अलावा व्यक्तिक दृष्टिकोण, यानी कि आपके अंदर पर्सनल क्या कुछ गुण विकसित हो रहे हैं, इस पर भी शांति शिक्षा बहुत ही फोकस करती है। तीसरा है वैश्विक दृष्टिकोण। आप देखेंगे कि विश्व के अनेक देश के बीच लड़ाई छिड़ती रहती है और वर्ल्ड वार जैसे कंडीशन भी आ जाते हैं। तो शांति शिक्षा का उद्देश्य यही है कि प्रत्येक देश आपस में सौहार्दपूर्ण रहे और एक दूसरे से विद्वेष की भावना छोड़ करके आपस में सहयोग करके सभी देश एक साथ आगे बढ़े। और अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं पर्यावरणीय दृष्टिकोण। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि जो भी आपके द्वारा एक्शन लिया जाता है पर्यावरण के द्वारा आपके ऊपर उसी का रिएक्शन देखने को मिलता है। तो आपको अपने पर्यावरण से समायोजन बना करके अनुकूलन करना होगा, क्योंकि प्रकृति अपने आप को नहीं ढालेगी, आपको प्रकृति के अनुसार ढालना होगा। तो ये सभी शिक्षा शांति के लिए शिक्षा के माध्यम से दी जाती है अभ्यर्थियों को। और अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं लोकतंत्र के प्रति दृष्टिकोण। जो भी लोकतांत्रिक गतिविधियां होती हैं उसी के अनुरूप उसी के अंदर रह करके आप अपनी गतिविधियों को कर सकते हैं ताकि कोई भी समायोजन में दिक्कत ना आए और लोकतांत्रिक तरीके से आप अपने आप को भी ऊपर प्रस्तुत कर पाए। 13वां प्रश्न था व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास का संबंध स्पष्ट कीजिए। व्यक्तित्व के कौन कौन से प्रमुख गुण होते हैं? तो व्यक्तित्व का समाज के प्रति संबंध स्पष्ट करने के लिए आप देखेंगे कि पहले जो व्यक्तित्व का कॉन्सेप्ट था वह पर्सोना, जो पर्सनालिटी शब्द होती है वह पर्सोना से लिया गया है और पर्सोना का मतलब होता था मुखौटा। यानी प्रारंभिक समय में व्यक्तित्व आपके बाहरी संरचना और बाहरी क्या कुछ आपके द्वारा दिखाया जा रहा है उसके द्वारा महसूस किया जाता था। लेकिन ब्रॉड कंसेप्ट में फिर व्यक्तित्व को सिर्फ बाहरी गुणों से ही नहीं बल्कि आंतरिक गुणों से भी आकलन किया जाने लगा। यानी कि समाज में रह करके जब आप उससे प्रभावित होते हैं और उसके गुणों को अपनाते हैं, क्योंकि जब भी कोई बच्चा समाज में रहेगा तो समाज की कुरीतियों से या तो कुछ सीखेगा या तो अपना प्रभाव उस कुरीतियों पर डालने की कोशिश करेगा। तो जब भी आप समाज से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं तो आपके व्यक्तित्व में क्या कुछ परिवर्तन होते हैं, वहीं समाज और आपके व्यक्तित्व के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है। और व्यक्तित्व के गुण आप लिख सकते हैं कि व्यक्तित्व का गुण जो होता है वह स्थायित्व नहीं होता है। आप देखेंगे कि समय समय पर व्यक्तित्व धीरे धीरे बदलता रहता है। और 14वां प्रश्न पूछा गया था मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई एवं किस उद्देश्य से की गई है? तो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा दिनांक 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की स्वीकृति की और घोषित किया था। दोस्तों, मानवाधिकार का मतलब ये होता है कि आप देखेंगे कि दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, मानव का अधिकार, यानी कि मानव के जो भी अधिकार हैं
उनकी रक्षा मानवाधिकार के द्वारा किया जाता है। और इसमें कौन कौन से अधिकार शामिल किए जाते हैं? तो आर्थिक अधिकार, जैसे कि अपनी संपत्ति रखना, मकान, वस्त्र, भोजन, रोजगार, सामान्य जीवन स्तर सुनिश्चित करना, ये सभी अधिकार आपको दिए गए हैं। इसके अलावा दूसरा होता है राजनीतिक अधिकार। इनमें कानून के समक्ष सभी के बराबरी का अधिकार और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, चुनाव एवं शासन में भाग लेने का अधिकार, संगठन बनाने एवं सभा करने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। इसी प्रकार से सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार भी आपको दी गई है। इसमें शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने की स्वतंत्रता, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा आपको ये सभी मानवाधिकार प्रदान किए गए हैं। 15वां प्रश्न था, बच्चों के चरित्र निर्माण में माता पिता तथा परिवार के सदस्यों के योगदान का उल्लेख कीजिए। जो आपका परिवार होता है या फिर माता जो होती हैं वह प्रथम विद्यालय माना जाता है। तो आपके घर का माहौल जैसा रहेगा, बच्चा भी उसी प्रकार से सीखेगा और उसका चरित्र का निर्माण भी उसी के आधार पर होता है। जैसे आपके घर में अगर सभी सदस्य शिक्षित हैं तो बच्चा भी वही सब चीज़ें अडॉप्ट करेगा और आपके बोलने का ढंग, आपके नैतिकता किस प्रकार से उसके व्यक्तित्व में झलकती है, ये सभी बातें परिवार से ही बच्चा प्रथम बार सीखता है। उसके बाद ही उसका समाजीकरण होता है, यानी कि जब वह विद्यालय जाता है तो समाज से इंटरेक्ट करता है। लेकिन सबसे पहले वह माता पिता और अपने परिवार के संपर्क में ही आता है और वहीं से उसके चरित्र निर्माण की बेसिक नींव रखी जाती है। 16वां प्रश्न था, हिंसा क्या है? हिंसा के कारणों का उल्लेख कीजिए। जब भी हम लोग हिंसा वर्ड सुनते हैं तो हमारे मन में एक ख्याल जरूर आता है कि मारपीट से संबंधित है, लेकिन नहीं। हिंसा का मतलब ये होता है कि आपका किसी भी रूप में शोषण हो रहा हो, चाहे वह आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, राजनीतिक हो या फिर किसी तरीके से आपका शोषण हो रहा है, तो वह आपके प्रति हिंसा है। आप इसकी परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं, हिंसा अर्थात आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में होने वाला शोषण है। अब हिंसा के प्रमुख कारण में पहला कारण होता है क्रोध। जब भी आप क्रोधित होते हैं तो अपने ऊपर अपना कंट्रोल खो देते हैं और आप हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। दूसरा है लोभ। जब भी आप किसी चीज़ की लोभ करते हैं तो उसको पाने के लिए आप कुछ भी हथकंडा अपनाते हैं, साम दाम दंड भेद। उसी लोभ की वजह से आप विभिन्न प्रकार की गलत गतिविधियों में अपने आप को शामिल करते हैं और हिंसा पर उतारू होते हैं। तीसरा कारण है मोह, यानी जब आप किसी से मोह करते हैं तो उसके भले के लिए आप सभी चीज़ों को नकार देते हैं और जो कुछ भी पहले से निर्मित गतिविधियां हैं या फिर जो मान्यताएं हैं आप उसको भी स्वीकारने से इनकार कर देते हैं। तो ये 3 प्रमुख कारण हैं, पहला क्रोध, लोभ और तीसरा मोह। 17वां प्रश्न था, सतत विकास से आप क्या समझते हैं? सतत विकास की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। तो सतत विकास का मतलब ये होता है कि आर्थिक विकास के साथ साथ आप अपने पर्यावरण को किस प्रकार से सुरक्षित कर पाते हैं, इसी को सतत विकास बोलते हैं। मतलब हम सिर्फ भौतिकता में ना खो जाएं, बल्कि भौतिकता के साथ साथ आप अपने पर्यावरण, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा कर रखें, इसी को सतत विकास बोला जाता है। यानी कि आप विकास तो कर रहे हैं लेकिन आप अपनी धरोहर की भी रक्षा कर रहे हैं। और सतत विकास की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में मैं बात करूं तो इसका आवश्यकता इस वजह से है क्योंकि प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए, जिस प्रकार से आप देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है और एक प्राकृतिक संतुलन होना चाहिए कि हम किस प्रकार से उत्सर्जित गैसों का दोहन कर रहे हैं और इसके वजह से हमारी पूरा संतुलन बिगड़ता जा रहा है। दूसरा है मानव प्रगति एवं विकास हेतु, तीसरा पर्यावरण प्रबंधन हेतु, चौथा मानव जिज्ञासा के समाधान हेतु, पांचवा अधिगम एवं शिक्षा हेतु और छठा जीवन का अस्तित्व बचाने हेतु। क्योंकि जब तक पर्यावरण ही आपको आपके कार्यों के रिएक्शन के रूप में आप पर एक्शन करती है, तो आप जो कुछ भी करेंगे उसका पूरा प्रभाव आप ही के ऊपर पड़ने वाला है। तो आपका अस्तित्व तभी बचेगा जब आप पर्यावरण के साथ एक सामंजस्य बैठा पाएंगे। 18वां प्रश्न पूछा गया था, शांति के लिए शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर 3 टॉपिक दिया गया था। पहला है तैयार किए जा सकने वाले मॉडल, दूसरा है प्रोजेक्ट कार्य और तीसरा है प्रशिक्षु शिक्षकों को शांति के लिए शिक्षा की आवश्यकता। इन तीनों में से 2 पर आपको टिप्पणी लिखना था। तो पहला मैं बताऊं कि शांति शिक्षा के संदर्भ में तैयार किए जा सकने वाले मॉडल निम्नलिखित हो सकते हैं। पहला योग एवं शांति के संदर्भ में, दूसरा तनाव प्रबंधन के योग एवं योग के संबंध में, तीसरा मानव अधिकार एवं शांति मूल्य के संबंध में और चौथा सतत विकास एवं पर्यावरण। इन सभी टॉपिक्स पर आप मॉडल बना सकते हैं। और दूसरा टॉपिक था प्रोजेक्ट कार्य। दोस्तों प्रोजेक्ट कार्य आप निम्न कार्य
पॉइंट्स पर कर सकते हैं। तनाव प्रबंधन एवं शांति शिक्षा में मीडिया और हिंसा में संबंध, और तीसरा मानवाधिकारों एवं लोकतंत्र में संबंध, और चौथा शांति शिक्षा एवं मूल्य। और तीसरा टॉपिक इन्होंने बताया था प्रशिक्षु शिक्षकों को शांति के लिए शिक्षा की क्या आवश्यकता है। तो इस पर आप लोग लिख सकते हैं कि शांति शिक्षा इस वजह से आवश्यकता है क्योंकि ब्रॉड लेवल पर जब एक दूसरे देश इस वर्तमान परिस्थिति में अपना क्षेत्र बढ़ाने के लिए एक दूसरे से लड़ने के लिए उतारू हो चुके हैं, तो इनको आपस में सामंजस्य स्थापित करना होगा कि किस प्रकार से हम अपने अस्तित्व को बचा सकते हैं, क्योंकि जब तक आप पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे तब तक आपका अस्तित्व भी खतरे में रहेगा। तो शांति शिक्षा के माध्यम से ही हम विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों को एक प्रकार से आपस में मिलकर रहने की शिक्षा दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप विभिन्न टॉपिक्स भी लिख सकते थे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा, और चतुर्थ सेमेस्टर के अन्य सब्जेक्ट्स के पेपर के हल देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।